क्वेश्चन नंबर 1 है सर्टेन न्यूट्रॉन स्टार्स आर बिलीव्ड टू बी रोटेटिंग एट दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. इफ सच ए स्टार हैज रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इक्वेटर ऑफ ए स्टार. तो अगर स्टार है, स्टार के इक्वेटर का मतलब है डायमेट्रिक पॉइंट पे यहाँ पे, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है. तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो इसका एक्सिस से दूरी होगा r और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा. एक्सेलरेशन हम लिख रहे होते हैं a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. ओमेगा के लिए हम लिखते हैं 2 पाई n. n जहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन है या एंगुलर फ्रिक्वेंसी है का स्क्वायर इंटू आर. स्क्वायर अगर कर दें तो ये आएगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू आर. क्वेश्चन में n की वैल्यू दिया है 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं इंटू 1 का स्क्वायर इंटू रेडियस 20 किलोमीटर. 20 इंटू 10 टू द पावर 3. 1 0 1 0 2 3 0 कुल हो गया 5. आंसर आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 5. यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 1 हुआ. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है एक ट्रैक है, इस ट्रैक का यहाँ पर रेडियस r के बराबर है. ये रेडियस r के बराबर है. इसे h हाइट से एक पार्टिकल या स्मॉल बॉडी को हम रिलीज करते हैं. तो कंडीशन ये है कि ये सर्किल अगर कंप्लीट कर रहा है तो h की वैल्यू क्या होनी चाहिए. हम इस पॉइंट पर अगर लें तो ऊपर से जब पार्टिकल नीचे आएगा तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू √2g इंटू h हाइट से आ रहा है. और r रेडियस का सर्किल या सर्कुलर पाथ में इनर सरफेस पर कंप्लीट करने के लिए जो इसेंशियल वेलोसिटी होता है वो होता है √5gr. लोएस्ट पॉइंट पर √5gr. तो g से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से h की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हों तो h की वैल्यू आएगा 5r/2. 5r/2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. 4 persons K, L, M and N are initially at corners of square of side of length D. If every person starts moving. क्वेश्चन नंबर 3. एक सर्किल है और इस स्क्वायर है और इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पर K, L, M, N 4 लोग हैं. ये v स्पीड से चारों चलना शुरू करते हैं और 1 अहेड ऑफ ईच वन, यानी K L की तरफ चलेगा, L M की तरफ चलेगा, M N की तरफ चलेगा, N K की तरफ चलेगा, हमेशा देखते हुए. कुछ देर बाद L यहाँ पे जब पहुँचेगा तो K इधर नहीं चल रहा होगा बल्कि कुछ ऐसा पाथ लेगा L को देखते हुए चल रहा होगा. और M यहाँ पहुँच गया है, इस नाते L यहाँ पे नहीं होगा बल्कि कुछ यहाँ पे होगा. इसी तरह से M यहाँ पे होगा क्योंकि N यहाँ पे पहुँच गया, और K यहाँ पे है तो इसको देखते हुए अगर N चल रहा है तो पाथ जो फॉलो होगा कुछ इस तरह का होगा. कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेंगे ये सभी, और इस पाथ का जो ट्रेजेक्ट्री होता है इस ट्रेजेक्ट्री को हम कहते हैं स्पाइरल. K का पाथ हो गया, L का पाथ, M, N, और किसी समय पर अगर हम N की पोजीशन, K की पोजीशन, L की पोजीशन, M की पोजीशन अगर मिला रहे हों तो ये हमेशा स्क्वायर बनाएंगे. सिमेट्री है. तो इनफैक्ट सबका डिस्प्लेसमेंट या सबकी फाइनल पोजीशन कॉर्नर से सेंटर पर पहुंचेगी, और कॉर्नर से अगर सेंटर पर पहुंच रहा है तब
सभी के लिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिख रहे हों, फाइनल डिस्प्लेसमेंट x अगर कॉर्नर से सेंटर है तो स्क्वायर का डायमीटर अगर एक साइड d के बराबर है तो डायगोनल d√2 होगा और इसका हाफ, तो डिस्प्लेसमेंट होगा d/√2। ये एंगल 45 डिग्री है तो वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग x ये बराबर होगा v cos 45 डिग्री इज इक्वल टू v/√2। तो इस वेलोसिटी कंपोनेंट से सेंटर की तरफ चल रहा है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो यहाँ से अगर टाइम टू रीच द सेंटर टाइम t लें तो डिस्प्लेसमेंट x डिवाइडेड बाई vx ये होगा d/√2 डिवाइडेड बाई v/√2 और वैल्यू आएगी d/v। ये इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। A rocket has an initial mass of 20 into 10 to the power 3 kg. It is to blast off with an initial acceleration of 4 meter per second square. The initial thrust force needed is, initial thrust force रॉकेट में फ्यूल के बर्निंग से आएगा और ऐसे में अगर हम ले रहे हैं कि ये रॉकेट है और फ्यूल के बर्निंग से जो थ्रस्ट है वो F, फ्यूल इस तरफ अगर जो ये गैसेज हैं जलने से जो कंबशन के बाद गैसेज बनी हैं ये इस डायरेक्शन में अगर निकल रही हैं तो इस डायरेक्शन में इन पर फोर्स लग रहा होगा और रॉकेट के ऊपर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, गैसेज पे नीचे की तरफ। रॉकेट के लिए अगर लें तो रॉकेट का मास m अगर है तो mg इसके ऊपर लगेगा, f अपवर्ड्स लग रहा है, mg डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो हम लिखें नेट फोर्स अगर लिखें तो ये होगा f माइनस mg और ये बराबर होगा एक्सेलरेशन a। अगर ये a एक्सेलरेशन से ब्लास्ट ऑफ कर रहा है तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आएगी f इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस a। हम लोग मास का वैल्यू रखते हैं, मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये है 20 इंटू 10 टू द पावर 3 kg, 20 इंटू 10 टू द पावर 3 kg इंटू जी 10 प्लस 4 14। कैलकुलेट अगर कर रहे हो तो कैलकुलेट करने पर ये आएगा 28 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। इतना इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 5। 3 ब्लॉक हैं जिनके मास 3 kg, 2 kg और 1 kg है। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हैं और एक फोर्स F लगा रहे हैं। अब अगर 3 मूव फोर्स लग रहा है तो 3 आगे बढ़ना चाहिए, 3 आगे बढ़ेगा तो 2 और 1 साथ चलेंगे। पहला कंडीशन इसमें दिया हुआ है ऑल ब्लॉक्स मूव विद सेम एक्सेलरेशन, सही है। नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज इन रेशियो 3:1। 3 पर नेट फोर्स अगर F3 है, 2 पर नेट फोर्स F2 है और 1 पर नेट फोर्स F1 है तो नेट फोर्स से एक्सेलरेशन होता है 3 इंटू a। हम मान लिए हैं कि एक्सेलरेशन a है। रेशियो इस पे नेट फोर्स F2 है तो ये बराबर होगा 2 इंटू a और अगर इस पे नेट फोर्स F1 है तो ये होगा 1 इंटू a। a कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा तो फोर्स नेट फोर्स एक्चुअली नेट फोर्स का रेशियो आएगा 3:1 और इस केस में कंडीशन A या स्टेटमेंट A और B दोनों सही हैं तो आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 6।
Particle of mass m initially at rest is acted upon by a variable force F for a brief interval of time capital T. It begins to move with velocity u after the force stops acting. F is shown in graph as function of time. Curve is a semicircle. इसे हम सेमी एलिप्स भी बोलते हैं। तो हमें निकालना है जो ऑप्शन दिया है u, f, t और m के टर्म में है। अगर फोर्स का टाइम के साथ ग्राफ दिया हुआ है तो हम बोलते हैं फोर्स टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया इज इक्वल टू इम्पल्स और ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और ये f0 है। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पर है, अगर ऐसा कोई फोर्स लगा रहे हैं तो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मास m है और u वेलोसिटी से चल रहा है और इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे था। ये बराबर होगा एरिया अंडर द ग्राफ। सेमी सर्किल या सेमी एलिप्स है तो इसके लिए हम लिखते हैं 1/2 आधा ही है पाई इंटू एक साइड के लिए अगर हम ले रहे हों तो ये बराबर हमारा होगा t और दूसरे के लिए लें। एक्सिस हम इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस ये हमारा है f0 और सेमी मेजर एक्सिस है t/2। यहाँ तक t है, ये मिडवे होगा तो ये होगा t/2। तो यहाँ से यहाँ तक लें t/2 है या यहाँ से यहाँ तक लें तो t/2। सेमी मेजर एक्सिस t/2 और सेमी माइनर एक्सिस है f0। ये एरिया अगर हम कैलकुलेट कर रहे हों तो ये बराबर होगा पाई t f0 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से अगर इनिशियल वेलोसिटी u कैलकुलेट करें तो u विल बी इक्वल टू पाई t f0 डिवाइडेड बाई 4m, डिवाइडेड बाई 4m, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। A body of mass m is kept on a rough horizontal surface. A person is trying to pull the body by applying a horizontal force, but the body is not moving. Force by the surface on body is F. Where? कंडीशन कुछ ऐसा है कि एक सरफेस है, इस पर एक बॉडी रखा हुआ है और इसके ऊपर एक फोर्स F लगा के हम खींच रहे हैं, लेकिन ये बॉडी नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो इस पर मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसके लिए अलग से मेंशन्ड नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। अच्छा नहीं है, मेंशन्ड है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू। अगर आदमी इस डायरेक्शन में खींचना शुरू करता है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा होगा। अगर अप्लाइड फोर्स 0 है, अप्लाइड फोर्स 0 है, फर्स्ट केस हम कहें F इज इक्वल टू 0 तो फ्रिक्शन 0 होगा, और फोर्स बाय द सरफेस अगर हम निकाल रहे हों तो ये बराबर होगा n के। दैट इज फोर्स बाई सरफेस n के बराबर होगा और ये बराबर होगा m इंटू जी के। फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड केस, अगर बॉडी मूव करने लगे, बॉडी अगर मूव कर रहा हो तब, या मूव करने वाला हो, मूव करने वाला होगा तो उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन F लग रहा होगा, और F मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगा म्यू इंटू n लिमिटिंग केस में। F उस समय अगर सरफेस का फोर्स F सरफेस अगर हम कहें तो ये बराबर होगा F का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर का रूट। F की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला कि म्यू इंटू n के बराबर होगा, तो म्यू स्क्वायर n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर का रूट। इसे अगर बाहर निकालें तो हमें मिलेगा n ब्रैकेट में म्यू स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट में। वैल्यू n की अगर रख दें तो ये फोर्स हमारा आएगा
mg/1 प्लस म्यू स्क्वायर। यानी जो सरफेस फोर्स लगा रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू होगी mg और मैक्सिमम वैल्यू होगी mg रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यानी ये मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, ये मिनिमम। तो f की जो वैल्यू पॉसिबल है, f मे बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन mg, इक्वल टू आर लेस देन दिस। और इस कंडीशन को अगर हम लिखें तो f बाई द सरफेस इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन mg, इक्वल टू आर लेस देन mg/1 प्लस म्यू स्क्वायर। Next question 8. A bomb is kept stationary at a point. It suddenly explodes into two fragments of massage 1 gram and 3 gram. Total kinetic energy of fragments is this. What is kinetic energy of smaller fragment? दो है, बॉडी रखा है। अब ये यहां पर रखे रखे दो टुकड़े में टूट जाए, एक का मास इधर टूट के एक मास इधर जा रहा हो और एक मास इस तरफ जा रहा हो, तो इसका मास अगर हम ले लें कि ये m1 है और दूसरे वाले का मास अगर हम कहें m2 है, एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, तो इस सिस्टम का मोमेंटम P, अगर पहले पीस का मोमेंटम है P1, दूसरे पीस का मोमेंटम है P2, तो P1 प्लस P2 शुरू में रेस्ट पे था, ये 0 होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। हम ऐसे भी लिखते हैं कि अगर इनके पीस के मासेज हमको पता है और मोमेंटम पता है, तो पहले पीस का काइनेटिक एनर्जी होगा E1 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर बाई 2m1, दूसरे पीस का काइनेटिक एनर्जी होगा E2 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m2। यहाँ से अगर रेशियो निकालें तो P1 बाई P2 दिस विल बी इक्वल टू, डिवाइड कर दें तो m2 ऊपर चला जाएगा और m1 नीचे आएगा। P1 बाई P2 इज एनर्जी का रेशियो E1 बाई E2 एनर्जी का रेशियो इनके मासेज के इनवर्स रेशियो में होगा, मासेज के इनवर्स रेशियो में। मासेज पहले का मास 1 ग्राम है और दूसरे का मास 3 ग्राम है। अगर ये वैल्यू हम रख दें तो 3 ग्राम बाई 1 ग्राम और रेशियो आएगा 3:1, ये रेशियो आ रहा होगा। अच्छा, अब है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रैगमेंट्स इज दिस। What is the kinetic energy of a smaller fragment? यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू 3E2 और दोनों की एनर्जी का सम E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁴ जूल है। E2 की वैल्यू हम सेव कर रहे हैं। E1 की वैल्यू अगर हम E2 के टर्म में लिख दें तो 3E2 प्लस E2 इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁴ टोटल एनर्जी। यहाँ से हमारे पास आएगा 4E2 और यहाँ से अगर E2 के लिए सॉल्व कर रहे हों तो E2 की वैल्यू 4E2 इज इक्वल टू दिस, तो 4 से डिवाइड होगा और ये वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁴ जूल, 10⁴ जूल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
An engine pump is used to pump a liquid of density rho continuously through a pipe of cross-sectional area A. If speed of flow of liquid in the pipe is v, then the rate at which kinetic energy is being imparted to the liquid is. क्वेश्चन नंबर 9, हम मान ले रहे हैं कि पाइप से लिक्विड v वेलोसिटी से आ रहा है। अगर यहाँ पे हम कंसीडर करें कि x लेंथ का लिक्विड t टाइम में बाहर आ जा रहा है, t टाइम में, तो इतने पार्ट का काइनेटिक एनर्जी अगर हम ले रहे हों तो इसके लिए अगर हम कहें कि इसका मास m है तो m बराबर होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसके लिए डेंसिटी रो हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और लेंथ x, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा x इंटू a। क्वेश्चन पूछा है द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग इम्पार्टेड टू द लिक्विड इज। अगर इसको काइनेटिक एनर्जी इसका हम निकाल रहे हों तो काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, ये बराबर आएगा 1/2 इंटू रो इंटू एक्स इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर। रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड, काइनेटिक एनर्जी इसकी के ई है और टी टाइम में ये बाहर आ रहा है तो रेट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के ई बाई टी, और ये बराबर होगा 1/2 इंटू रो इंटू एक्स डिवाइडेड बाई टी इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर। एक्स डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं इस पार्टिकल का टी टाइम में यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो के बराबर होगा जिस रेट से लिक्विड बाहर आ रहा है, तो ये वी के बराबर हो जाएगा और वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगा 1/2 रो ए वी क्यूब, जहाँ पे v इज इक्वल टू एक्स बाई टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, एंदर बॉडी ऑफ सेम मास एंड सेम वेलोसिटी मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ कोलाइड्स विद फार्मर एंड कोलेस्क। कोलेस्क का मतलब है एक दूसरे से जुड़ जाना। एंड मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इट्स वेलोसिटी इज। हम ये ले रहे हैं डायरेक्शन कि ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। 20 kg हम मान ले रहे हैं मास m है, m मास का एक बॉडी है जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं वेलोसिटी v है। Another body of same mass and same velocity is moving towards north, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसका भी मास m है और वेलोसिटी v है। तो अगर लें तो इसका मोमेंटम होगा m इंटू वी। ईस्ट को हम मान ले रहे हैं x एक्सिस, तो इसके अलांग यूनिट वेक्टर हो जाएगा i, और इसको मान ले रहे हैं y एक्सिस, तो इसके अलांग यूनिट वेक्टर हो जाएगा j। मोमेंटम अगर हम लिखें तो ये बराबर होगा m इंटू वी आई कैप प्लस m इंटू वी जे कैप। मोमेंटम का अगर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हों तो ये बराबर होगा m स्क्वायर वी स्क्वायर, दोनों के लिए 90 डिग्री पे हैं तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं m इंटू वी इंटू √2। ओरिजिन पर हम मान ले रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से टकराने के बाद एक कॉमन मास बना ले रहे हैं और कॉमन मास की वेलोसिटी v डैश है, तो कोलिजन के बाद मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल मोमेंटम जितना है उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा, और ये बराबर होगा 2m इंटू वी डैश। m से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करें तो v डैश बराबर आएगा v बाई √2। क्वेश्चन में v की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू 5√2 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. द एडजॉइनिंग diagram shows the velocity versus time plot for a particle. Work done by the force on particle is positive. 11. ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा ऐसा. वर्क डन बाई द फोर्स ऑन पार्टिकल इज पॉजिटिव. इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ. ये है ए, ग्राफ में ये पॉइंट है बी, सी, डी एटसेट्रा. ई भी लिख लेते हैं. इस रीजन में अगर हम कहें तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है. वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा होगा. इस नाते वर्क डन पॉजिटिव होगा रीजन ए बी में. बी से सी तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा. इस रीजन में वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी घटेगा. और फिर इस रीजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा. एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन बाई और ऑन द पार्टिकल जीरो होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो वर्क डन ऑन द पार्टिकल पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. A neutron having mass this and moving with velocity this collides with the deuteron at rest and sticks to it. If the mass of deuteron is this, then speed of the combination is 12. एक न्यूट्रॉन जिसका मास है m1 u वेलोसिटी से चलते हुए एक ड्यूट्रॉन से यहाँ पे टकराता है, और टकराने के बाद न्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन ये दोनों हम मान ले रहे हैं v डैश वेलोसिटी से चलते हैं. न्यूट्रॉन का मास है m1 और ड्यूट्रॉन का मास है m2. दोनों के मासेज दिए हुए हैं, तो कॉम्बिनेशन ये दोनों एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और चलते हैं. तो इस प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो ये आएगा m1 इंटू यू और फाइनल मास है m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी है v डैश. यहाँ से अगर हम निकालें तो v डैश विल बी इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू यू. वैल्यू रख देते हैं. m1 ड्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg और ड्यूट्रॉन का मास है 3.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg. अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 2 टाइम्स होता है. हम चाहें प्रोटॉन का मास अगर m लिखें तो ड्यूट्रॉन का मास होगा 2m. ड्यूट्रॉन का मास होगा 2m. प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास हमने मान लिया m डिवाइडेड बाई न्यूट्रॉन का मास प्लस ड्यूट्रॉन का मास इंटू यू. ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा u बाई 3. और u की वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड. ये होगा कंबाइंड मास की वेलोसिटी. और ऑप्शन हमारा जो आएगा वो है ऑप्शन है सी 3.33 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 13. बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड. विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड collides head on with a body of mass 1 kg moving in opposite direction with velocity 4 meter per second. After collision, two bodies stick together and move with a common velocity, which in meter per second is. एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है 2 kg, लेट अस से m1. ये u1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है. दूसरा बॉडी दिया हुआ है जिसका मास है 2 kg और 2 kg और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी वेलोसिटी है u2. कोलिजन होने के बाद ये दोनों साथ चलते हैं और
मान ले रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी है v डैश। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ऐसे में अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए लिखें तब ये राइट साइड चल रहा है, ये होगा m1 u1 माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम निगेटिव ले रहे हैं m2 u2, और मास बाद में कंबाइन हो गया तो मास हो जाएगा m1 प्लस m2 और वेलोसिटी v डैश। यहाँ से v डैश की वैल्यू अगर लिखें तो ये बराबर आएगा m1 u1 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू दिया हुआ है 2 kg और u1 है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, तो वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 3 माइनस m2 है 1 kg और वेलोसिटी है 4 डिवाइडेड बाई m1 2 kg प्लस 1, 2 इंटू 3 ये होगा माइनस 6, सॉरी ये होगा 6 माइनस 4 दैट इज 2 और नीचे आएगा 3, तो ये वेलोसिटी हमें जो मिल रहा होगा ये होगा 2/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए स्पेसक्राफ्ट ऑफ मास m and moving with velocity v suddenly breaks into two pieces of mass m. After the explosion, one of the mass becomes stationary. एक है क्वेश्चन नंबर 14, कैपिटल M मास का है जो कुछ देर बाद टूट जाता है और इसका एक हिस्सा जिसका मास m है ये स्टेशनरी हो जाता है, रुक जाता है एक्सप्लोजन के बाद। तो जो मास बच रहा होगा, जो बॉडी बच रहा होगा, इसका मास होगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और ये कैपिटल M का था। शुरू में पहला पीस u वेलोसिटी से चल रहा था, v वेलोसिटी से चल रहा था, तो हमें निकालना है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट ऑफ द क्राफ्ट। अदर पार्ट जो बचा है ये मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा m इंटू वी इज इक्वल टू एक पीस रेस्ट पे आ गया, प्लस दूसरा हम मान रहे हैं कि ये v डैश वेलोसिटी से चल रहा है, तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू वी डैश। यहाँ से कैलकुलेट करें तो v डैश की वैल्यू आएगी कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, Question number 15. With what acceleration a should the box in figure descend so that body of mass m placed in it exerts mg/4 on the base of box? ये बॉक्स है, इस बॉक्स में एक बॉडी रखा है जिसका मास m है और ये इसके ऊपर mg/4 के बराबर फोर्स लगाए। अगर बॉडी फ्लोर के ऊपर mg या बॉक्स के ऊपर mg/4 लगा रहा है तो बॉक्स भी इसके ऊपर mg/4 का फोर्स लगाएगा। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स m इंटू जी के बराबर लग रहा होगा।
नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा है, इस नाते नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए ए। तो अगर हम नेट फोर्स लिखें mg माइनस mg बाई 4 नेट फोर्स हुआ, इट शुड बी इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 3g बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, a vector is represented by this, its projection on xy plane। वेक्टर दिया हुआ है, अगर वेक्टर r हम इसे कहें तो ये है 3i प्लस j प्लस 2k। प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस यानी xy प्लेन पर, तो xy प्लेन पर अगर प्रोजेक्शन की लेंथ l है तो xy कंपोनेंट के कारण होगा, और ये होगा 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर करके अगर सॉल्व करें तो यह आएगा √10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज r, वेक्टर r इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6i प्लस t स्क्वायर j। पोजीशन वेक्टर दिया है तो इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट कर दें, dr dt कर दें। डिफरेंशिएट करेंगे तो t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t माइनस 4, 6 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होगा i प्लस टी स्क्वायर का 2tj। एक्सेलरेशन अगर निकालें तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा dv dt, और इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आएगा 2i प्लस 2j, 2i प्लस 2j। अब अगर हमें सॉल्व करना है तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है vector, the time after which the velocity vector and acceleration vector become perpendicular to each is equal to। इसका मतलब है कि हमें इन दोनों का वो टाइम निकालना है जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर जब होंगे तो इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा, और स्केलर प्रोडक्ट अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ से i का कोएफिशिएंट, i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2t माइनस 4 प्लस j का कोएफिशिएंट, j के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2t इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 2t करेंगे 4t 8t, 2 इंटू 4 2 इंटू 4 8, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 8t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 1 सेकेंड। नेक्स्ट पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है जिसमें दिया है ब्लॉक ऑफ मास 1 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक ब्लॉक है, मास दिया हुआ है 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग इनिशियली एट रेस्ट 2 kg at rest. First block comes to rest after collision. फर्स्ट ब्लॉक जिसका मास 1 kg है, इट कम्स टू रेस्ट, एंड सेकेंड ब्लॉक मूव्स जिसका मास है 2 kg। हम मान ले रहे हैं इसकी वेलोसिटी है v। इतना क्वेश्चन पैराग्राफ में दिया हुआ है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ब्लॉक आफ्टर कोलिजन इज, तो इस दौरान मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, तो इनिशियल मोमेंटम है m1, 1 kg का बॉडी है,
4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, प्लस 2 kg का बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है और कोलिजन के बाद 1 kg का बॉडी रेस्ट पे आ जाता है वेलोसिटी 0, प्लस 2 kg वाला v वेलोसिटी से चलने लगता है। ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड से ये चलता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 है द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लिखते हैं नेगेटिव, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल। सेकेंड ब्लॉक के लिए अगर हम लें तो फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और फर्स्ट का 0 डिवाइडेड बाय इनिशियल लें तो इसका वेलोसिटी था 0 और फर्स्ट ब्लॉक का था 4, 2/-4 आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/2 या 0.5। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लास्ट, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लास्ट इन कोलिजन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लें तो पहला ब्लॉक चल रहा था 1/2 मास 1 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा था, स्क्वायर करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 2 तो यह आएगा 8 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालते हैं तो 2 kg ब्लॉक चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 जूल। हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लास्ट। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लास्ट का मतलब है लास्ट काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल। लास्ट काइनेटिक एनर्जी है 8 - 4 डिवाइडेड बाई 8 - 4 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/2 या 0.5, ये फ्रैक्शन लास्ट फ्रैक्शन होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज गिवन बाय दिस 21। v होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r। अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ओमेगा और r की वैल्यू दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू और r की वैल्यू, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हम डिटर्मिनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ओमेगा की वैल्यू है i - 2j प्लस के, i माइनस दैट इज़ 1 - 2 और 2k 2, और r की वैल्यू दिया है 4j माइनस के, यानी i का कोएफिशिएंट 0 है और 4j का कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट -3। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हों तो क्रॉस प्रोडक्ट i - 2 - 3 मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, तो -2 - 3 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4 × 2i -8i। j के लिए अगर ले रहे हों तो j प्लस j के लिए 0 हो जाएगा, -3 × 1, 3 × 1 3 इंटू माइनस कर रहे होंगे तो ये हमारा हो जाएगा +3j। k के लिए ले रहे हों तो k 1 × 4 प्लस k 1 × 4 -0 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -2i प्लस 3j प्लस 4k ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू आई। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है देन मैग्नीट्यूड ऑफ v दैट इज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ v अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होगा √2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो ये होगा 16 और सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी √29।
a इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। एक्सेलरेशन दिया है एंड इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी अगर लिखें तो हम एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इसको लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेम डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको लिखते हैं u प्लस इंटेग्रल ए डी टी, वैल्यू रख देते हैं। v इज इक्वल टू u की वैल्यू 2 दिया है, इंटेग्रल एक्सेलरेशन के लिए दिया है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt। इसे अगर इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आएगा 2 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो t क्यूब बाई 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा t क्यूब प्लस 2, t को इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा तो t स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी। अगर वेलोसिटी 2 सेकंड पे पूछा हुआ है, वेलोसिटी एट 2 सेकंड कैलकुलेट करें तो 2 प्लस 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4, 8 2 10, 18 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, इसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसी डायरेक्शन में है, इसको भी पॉजिटिव ले रहे हैं। nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखते हैं Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। थर्ड एंड सेकेंड के लिए पूछा है तो यस, थर्ड सेकेंड के लिए अगर निकाल रहे हैं तो u दैट इज 10 प्लस a 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 35 मीटर। कैसे? 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5 इंटू 10 50 बाई 2 25 प्लस 10 35 मीटर। s सेकेंड अगर निकाल रहे हैं तो 10 प्लस 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 25 मीटर। तो थर्ड सेकेंड और सेकेंड का अगर हम रेशियो ले रहे हों तो ये होगा 35 बाई 25 इज इक्वल टू 7 बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ वेट 64 न्यूटन। वेट दिया है, वेट 24, वेट 64 न्यूटन, तो इसका मास अगर लिख रहे हों तो ये होगा W डिवाइडेड बाई जी। यह आएगा 64 डिवाइडेड बाई 10 करें तो 6.4 kg। ये तो वेट हो गया, वैसे वेट की उतनी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें निकालना क्या है? इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन आर दिस, पुस्ट जस्ट एनफ फोर्स टू स्टार्ट मोशन। इसको जस्ट एनफ फोर्स टू स्टार्ट मोशन है तो ब्लॉक को रफ सरफेस पर रखे हैं, mg नीचे की तरफ लगेगा, रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। एनफ फोर्स अगर लगा रहे हों तो लिमिटिंग फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा और ये फोर्स होगा म्यू एस इंटू एम जी, यानी अप्लाइड फोर्स जस्ट एनफ टू स्टार्ट मोशन है तो म्यू एस इंटू जी से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा प्लस 0 करें, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, ये मोशन शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही ये मोशन शुरू करेगा, अप्लाइड फोर्स लग रहा है F अप्लाइड, मोशन शुरू करेगा तो अब मूव कर रहा है, वेलोसिटी 0 नहीं है, इस नाते इसके ऊपर फ्रिक्शन जो लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो नेट फोर्स अगर हम निकाल रहे हों तो नेट फोर्स होगा F अप्लाइड माइनस F के
डिवाइडेड बाई एम, एफ अप्लाइड है, म्यू एस इंटू एम जी माइनस फ्रिक्शन फोर्स है म्यू के इंटू एम जी, मास से डिवाइड कर दें, डिवाइड हो गया। सॉल्व करके निकालेंगे तो आएगा म्यू एस माइनस म्यू के इंटू जी। म्यू एस की वैल्यू है 0.6, म्यू के की वैल्यू है 0.4 इंटू जी 10। अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? A tennis ball dropped from height of 2 meter rebounds only 1.5 meter. Only 1.5 meter. 25. H1 हाइट से गिरा रहे हैं, तो टकराने के जस्ट पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अगर हम कहें ये पॉइंट ए है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, और टकराने के बाद अगर ये H2 हाइट तक जा रहा है तो जस्ट बाद में हम कहें कि इसकी काइनेटिक एनर्जी के भी है। तो टकराने के जस्ट पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी mgh1 और टकराने के जस्ट बाद काइनेटिक एनर्जी होगी mgh2। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लास्ट, तो इसका मतलब है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस हमारा होगा mgh1 माइनस mgh2 h1 माइनस mgh2 डिवाइडेड बाय इनिशियल mgh1। सॉल्व करें तो यह आएगा h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाई h1 और ये वैल्यू आएगी 2 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, या सॉल्व करेंगे तो 1/4 या वैल्यू होगा 0.25।